हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। गाइस, इस वीडियो सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जिसमें हमने मैथ का पार्ट लिया है। आज हमने 1 अक्टूबर 2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर लिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणक की घात के गुणनफल के रूप में 486 को व्यक्त करें। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे करके बढ़ती जाती हैं। तो इसके गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? 486 के फैक्टर करने होंगे। तो फैक्टर करें इसके। सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? 2, अभाज्य संख्या। तो 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आएगा? 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। इसके बाद ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 और यहाँ पर 1। अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करें और यहाँ पर क्या आएगा? 27। फिर इसे 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आएगा 9। अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 आएगा, और यहाँ 1। बस हमारे इसके फैक्टर हो चुके हैं। अब देखिए, जो हमें 2 प्राप्त हुआ है तो वो कितने 2 प्राप्त हुए हैं? हमें 1 प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पर इसकी पावर में 1 लेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 कितने प्राप्त हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 3 प्राप्त हुए हैं तो हम क्या करेंगे? 3 की पावर 5 ले लेंगे। बस हमारा यही आंसर आ चुका है। तो कौन से ऑप्शन में है ये? सेकंड ऑप्शन में। ये हमारा अभाज्य गुणक की घात के रूप में गुणनफल मिल चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? दिए गए कथन को एक बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करें। रहमान 52 को एक संख्या p में जोड़ता है और उसके बाद योग को 8 से गुणा करता है। यह गुणनफल के रूप में 628 देता है। एक संख्या कौन सी है हमारे पास? p। उसमें रहमान ने 52 को जोड़ा, तो 52 को हम जोड़ देते हैं। उसके बाद योग को, ये जो इसका योग है, को 8 से गुणा करता है, तो हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो हमें ये गुणनफल प्राप्त होता है इस पूरे का, तो कितना प्राप्त होता है? 628। अब देखिए कौन से ऑप्शन में ये हमें मिल रहा है? तो मिल रहा है हमें फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? हल करें। -30 प्लस -30 डिवाइड 10 माइनस -30 इंटू -2। तो इसे बॉडमॉस के रूल के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर क्या आएगा? -30 प्लस यहाँ पर -30 है और 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3। अब देखिए, ये जो माइनस है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? +30। इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है? -2। आगे इसे सॉल्व करते हैं। -30 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3, और ये और 30 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? -60। अब देखिए 60 और 30 कितना हो गया? 90, और 90 और 3 क्या आ जाएगा? -93। तो कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बिंदु -3, 5 चतुर्थांश में निहित होता है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में निहित होता है? तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम निर्देशांक को समझते हैं। ये निर्देशांक है, ये हमारा क्या होता है? y अक्ष, और ये क्या होता है? x अक्ष। ये y अक्ष माइनस का होता है और ये x अक्ष माइनस का होता है। अब हमें जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर -3 और 5, तो ये कौन सी वैल्यू होती है? x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। हमेशा ही ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी x की वैल्यू होगी और 5 y की वैल्यू होगी। तो आप देखिए यहाँ पर -3 हमें दिया गया है, तो ये x की वैल्यू है, तो हम कहाँ जाएंगे? ये माइनस तरफ जाएंगे, x अक्ष में। ये हमारा 0 होता है। इसके बाद यहाँ पर -1, -2, -3, और y हमारा प्लस का है तो हम प्लस तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो यहाँ पर आ गया 5 y का। अब देखिए इस बिंदु से ये जो आपका 5 की रेखा आ रही है और ये 3 की,
इसे मिलाइए आपस में और देखिए यहाँ पर कोई हमें बिंदु मिल रहा है, यही हमारा क्या होता है -3, 5। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है यानी चतुर्थांश? फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो कौन से क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में ये निहित है? सेकंड वाले में। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? फर्स्ट वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 4 की घात कितनी है? 16 और इसे 5 से डिवाइड करना है। तो शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार x - 1 की होल पावर n अपान x इक्वल टू -1 की पावर n, ये हमारा क्या होता है? ये हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो इस रिमाइंडर थ्योरम में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो x की वैल्यू कौन सी है हमारी? ये 5 है। तो 5 - 1 n हमारा क्या होता है? ये 16, जो हमें 16 ये पावर में लगा हुआ है, ये हमारा क्या होता है? n होता है। यहाँ पर आ गया 16 और यहाँ पर 5 इक्वल टू -1 की पावर 16। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? -1 की पावर 16। क्योंकि -1 की पावर 16 है यानी इवन नंबर है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्लस का 1। यही हमारा आंसर होगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 कैसे आपको मिलेगा? 5 - 1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा की पावर 16 अपान 5। अब हमें क्या करना है? हमें -1 जो ये इतनी वैल्यू है इसी की क्या कर देना है? आपको पावर लगा देनी है। तो अब क्योंकि यहाँ पर यदि इवन मिला तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। यदि यहाँ पर ऑड वैल्यू यानी विषम वैल्यू मिली तो आपका -1 मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पर इवन वैल्यू है तो हमें प्लस का 1 मिला, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में? ये फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक जीवाणु को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो 40,000 गुना दिखाता है। यदि इस माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके 2 मिलीमीटर लंबाई वाले विषाणु को देखा जाता है तो इसके वास्तविक आकार से विस्तारित आकार का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर वाले एक जीवाणु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो 40,000 गुना दिखाता है। तो 5 सेंटीमीटर वाला कितना दिखाता है हमें? 40,000 गुना। इसके बाद देखिए, यदि इस माइक्रोस्कोप का प्रयोग 2 मिलीमीटर लंबाई वाले विषाणु को देखने में किया जाता है तो वास्तविक आकार से विस्तारित आकार का अनुपात बताना है। तो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये 2 mm में है यानी mm में है, तो इसे हम चेंज करेंगे तो क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 mm के। तो 1 mm हमें कितना मिलेगा? 1/10 यानी 0.1। कितना होगा ये? 1 mm हमारा। और 2 mm हमें चाहिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर में। तो हम 0.2 सेंटीमीटर का अब निकालते हैं तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 40,000/5 और मल्टीप्लाई में 0.2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर आएगा 8,000 और क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा पॉइंट हटके। अब इसका एक 0 से एक 0 ये कैंसिल हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1600। अब देखिए, हमें वास्तविक आकार से विस्तारित आकार का अनुपात बताना है। तो वास्तविक आकार कितना है हमारा? 0.2 और विस्तारित हमें कितना मिला है? 1600। इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? यहाँ पर 2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 8,000 और यहाँ पर 1। तो कितना आ गया? 1/8000। इसका आगे सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 0.000125। यदि इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू हमें मिलेगी? 1.25
इंटू 10 की पावर -4। इसे हम इस वैल्यू को इतना लिख सकते हैं। अब देखिए आप ऑप्शन में, तो हमें ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं मिल रहा। आप देख लीजिए 1 2 3 4 में से किसी में ये हमें नहीं मिल रहा। तो पीईबी के मॉडल आंसर में हमें ये ऑप्शन मिल रहा है, यानी फोर्थ वाला हमें आंसर दिया गया है, पर हमें ये प्राप्त नहीं होता। यानी ये क्वेश्चन गलत है, या तो ये इसका क्वेश्चन गलत है, या तो फिर इसके ऑप्शन गलत है। यदि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के अनुसार सॉल्व करते हैं, यानी ये वैल्यू यदि हमें लानी है तो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ता है। यानी 5 सेंटीमीटर को यदि हम 1 सेंटीमीटर लेके निकालें तो हमें यही ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 5 सेंटीमीटर की जगह हमें क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या कितना गुना दिखाता है, 40,000 गुना। अब इसके बाद 2 mm का हमें निकालना है, यानी 0.2 सेंटीमीटर का निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 40,000 बटे 1 इंटू 0.2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। इसे कट करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट हट चुका है। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 8,000। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि हमें वास्तविक आकार से विस्तारित आकार का अनुपात बताना है, तो हम क्या करेंगे, 0.2 हमारा क्या है, वास्तविक आकार। विस्तारित में हमें कितना मिला है, 8,000, यानी 8,000। अब देखिए आपको ये पॉइंट हटाना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हट चुका है, यहाँ बचा क्या, 2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 40, यानी 1 बटे 40,000। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है हमें, 0.000025। इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर -5। इस वैल्यू को हम ये वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये चीज सीख लेते हैं हम। तो कैसे, क्या है यहाँ पर 0 पॉइंट, आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वैल्यू के बाद हमें यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 25/1 लिख के 6 जीरो लगाएंगे। 3 4 5 6 जीरो आ गए यहाँ पर। अब देखिए आप ऑप्शन में हमें क्योंकि 6 टाइम नहीं दिया ये जीरो को, यानी 10 की पावर -5 ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये 25 ये है और क्या ले लीजिए आप, 10 की पावर -5। फिर भी आप देखिए यहाँ पर एक जीरो बच रहा है, तो जो ये एक जीरो यहाँ पर बच रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट में लगा देंगे। यानी हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गए, 2.5 इंटू 10 की पावर -5। ये हमारा ऑप्शन में दिया गया है। तो कौन से ऑप्शन में, ये फोर्थ ऑप्शन। यानी तो यदि हम ऑप्शन के अनुसार इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चन में चेंज करना पड़ता है, यानी 5 सेंटीमीटर की जगह यदि हम 1 सेंटीमीटर लेकर सॉल्व करते हैं तो हमें ये आंसर प्राप्त हो जाता है। यानी कि हमारा ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 11p + 5q - 12r 4pq + 3q एंड 4q - 16pq + 6p का योग ज्ञात करें। यानी आपको ये सारी वैल्यूओं को आपस में प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो सबसे पहले p वाली वैल्यू आप ले लीजिए, यहाँ पर कितना है, 11p, और देखिए p वाली वैल्यू 6p, इसके अलावा और कोई नहीं है तो 6। तो 11p + 6p कितना हो जाएगा, 17p। इसके बाद देखिए आप q वाली वैल्यू देख लीजिए, तो यहाँ पर कितना है, 5q, यहाँ पर 3q और यहाँ पर 4q। तो 5 3 8 और 4 12q, तो प्लस का 12q। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 12r है, तो r वाली वैल्यू और देख लीजिए आप, कहीं पर यदि मिले तो उसे भी प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रही, r की वैल्यू यानी सिर्फ 12r है। इसके बाद हम आते हैं क्या है, ये pq वाली। अब pq वाली वैल्यू में क्या है, 4pq प्लस का है 4pq और माइनस का 16pq। इसमें हम 16 से माइनस करेंगे इसे 4 को, तो कितना मिल जाएगा हमें, माइनस का 12pq। तो क्या मिल गया हमें, माइनस का 12pq। बस आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, आपको यही मिल जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। यानी सिर्फ हमें योग करना था तो हमने इसको योग कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 3 सेंटीमीटर किनारे वाली चीनी का एक टुकड़ा डालने पर एक ग्लास में 2 मिलीलीटर दूध ऊपर की ओर उठता है, तो 6 मिलीलीटर दूध को ऊपर उठाने के लिए कितनी चीजों के टुकड़े की आवश्यकता होगी। तो मान लो कि ये क्या है, एक दूध का ग्लास है जिसमें ये दूध भरा हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, चीनी का एक टुकड़ा डालना है। एक टुकड़ा हमने डाल दिया तो क्या हुआ, ये टुकड़ा जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो 2 मिलीलीटर दूध ऊपर की ओर उठ जाता है। यानी अभी ये यहाँ तक था तो ये और ऊपर यहाँ तक उठ गया। यानी चीनी का एक टुकड़ा डालने पर ये कितना, 2 मिलीलीटर ऊपर उठ जाता है। ये जो टुकड़ा है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। इसके बाद देखिए, तो 6 मिलीलीटर दूध को ऊपर उठाने के लिए कितने चीनी के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो ये क्या है हमारा, 2 मिलीलीटर। इसमें हमें क्या निकालना है, 6 मिलीलीटर का। तो हम क्या करेंगे, 1/2, जो ये 2 की वैल्यू है तो हम इसे इधर लाएंगे 1/2 के इंटू मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें 6 mm का प्राप्त करना है तो 6 हमने कर दिया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 3, यानी ये हमारा 3 आंसर है। यानी 6 मिलीमीटर दूध को ऊपर उठाने के लिए हमें 3 चीनी के टुकड़ों की आवश्यकता होगी, जो कि एक टुकड़ा कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। तो 3 टुकड़े हमारे कितने होंगे, 9 सेंटीमीटर के। पर हमसे ये सेंटीमीटर में नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है इसकी संख्या। तो कितनी संख्या है इसकी, 3, यानी 3 टुकड़े। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि मछलियों के एक समूह का वजन 3 किलोग्राम है और समूह में प्रत्येक मछली का वजन 150 ग्राम है, तो समूह में मछलियों की संख्या कितनी है। आपको मछलियों की संख्या बतानी है। एक समूह का वजन कितना है, 3 केजी। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम के। तो कितना दिया गया है हमें, 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम बराबर कितना होगा, 3000 ग्राम के। हमें टोटल कितना दिया गया है, 3000 ग्राम। यानी मछलियों का एक समूह है जिसका वजन कितना है, 3000 ग्राम है। टोटल हमें दे दिया गया है 3000 ग्राम और एक मछली का वजन हमें दिया गया है कितना, 150 ग्राम। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 0। कितना प्राप्त हो गया हमें, 20। तो समूह में मछलियों की संख्या कितनी है, 20। कौन से ऑप्शन में, ये सेकंड ऑप्शन में। तो यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क की परिधि क्या है। तो मान लो कि ये आपका क्या है, वृत्ताकार डिस्क है। ये आपका व्यास होता है और ये केंद्र बिंदु होता है। इतनी जो आधी होती है ये लाइन, ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि वृत्ताकार डिस्क की परिधि। तो परिधि क्या होती है कि मान लो कि आप किसी बिंदु पर आप खड़े हो गए और इसका पूरा चक्कर लगाकर यहीं पर वापस आ गए, यही हमारी क्या होती है, परिधि होती है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr। इसमें वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 और r हमें कितना दिया गया है, 21। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा। इसे आगे सॉल्व करते हैं और तो क्या आएगा, 4 × 3। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 132 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये हमने सेंटीमीटर में ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 75% धन खर्च करने के बाद रितिका के पर्स में 750 रुपए शेष बचते हैं। ज्ञात करें कि मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी। तो परसेंटेज में हमारी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 100 होती है। इसमें से उसने 75% यानी 100 में से उसने 75 खर्च कर दिए तो उसके पास बचेगा कितना, 25। अब हमें 750 रुपए शेष बचते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि उसने 75% खर्च कर दिए तो हमें 25% शेष बच गए हमारे पास। तो 25 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 750 रुपए। तो ये इससे कितने गुना है, ये 30 गुना है। अब देखिए मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी। तो मूल रूप से कितनी थी, उसके पास 100। तो इसमें इसका 30 गुना करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, ये 3000। यही हमारा आंसर होगा।
यदि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि ये इससे कितना गुना होगा, तो इसमें करना क्या होता है, 25 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 750, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 750 बटा 25। सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 30, बस हमने यही किया है, यानी ये 25 का 30 गुना कितना मिल रहा है हमें 750। अब क्योंकि हमसे पूछा गया है कि मूल रूप से, तो मूल रूप से क्या है हमारे पास 100 है, तो हम 100 की वैल्यू याद करेंगे तो क्या करेंगे 30 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल गया हमें 3000, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अमन को एक मोटरसाइकिल की जरूरत है। मोटरसाइकिल की कीमत 92,750 रुपए है। उसके हाथ में केवल 87,150 रुपए है। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसे और कितने पैसे चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली माइनस करना है, यानी कितना है मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है 92,750 माइनस, और उसके पास कितने रुपए हैं 87,150, तो उसे और कितने पैसे चाहिए आप माइनस करें इसका 0, यहाँ पर भी 0, 7 में से 1 जाएगा तो 6, यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 0, तो कितना मिल गया हमें 5,600, यही हमारा आंसर होगा। यानी उसे 5,600 रुपए की और अधिक जरूरत पड़ेगी मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक छात्र 9:40 पर अपने विद्यालय को जाता है और शाम 4:15 पर वापस आता है। यदि आने और जाने में आधा घंटा का समय लगता है तो विद्यालय में उसके द्वारा बिताए गए समय का निर्धारण करें। मान लो कि उस छात्र का यहाँ पर विद्यालय है और यहाँ पर उसका घर है। वो अपने घर से विद्यालय जाने के लिए 9:40 पर निकलता है, यानी घर से वो 9:40 पर निकलता है, और देखिए यहाँ पर आने और जाने में आधा घंटा समय लगता है, तो यानी आने में उसे 15 मिनट और जाने में 15 मिनट, तो यहाँ पर जाने में उसे 15 मिनट का समय लगा, तो विद्यालय कितनी टाइम पहुंचेगा वो, तो विद्यालय वो किस टाइम पर पहुंचा 9:55, यानी 9:55 में वो विद्यालय पहुंच जाता है। इसके बाद देखिए कि वो यहाँ से विद्यालय से वापस आता है घर, तो कितने टाइम पर पहुंचता है 4:15 पर। 15 मिनट क्योंकि उसे वापस लग गए वापस आने में, तो वो विद्यालय से किस टाइम पर चला था घर आने के लिए 4 बजे। अब आपको वो 9:55 पर विद्यालय पहुंच चुका था और 4 बजे तक विद्यालय में रहा, तो इसके बीच का आपको समय बताना है, यानी विद्यालय में उसके द्वारा बिताए गए समय का निर्धारण करना है। तो आपको बताना है कि वो विद्यालय में कितने घंटे तक था। तो 9:55 से आप 12 बजे तक का समय लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 घंटे 5 मिनट का। इसके बाद 12 से 4 का लीजिए तो कितना होगा ये 4 घंटे का। इसे आपस में प्लस करें तो कितना आएगा 6 घंटे 5 मिनट, यही हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में, ये थर्ड ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक 3 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना और इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। इसके अलावा सभी अंकों का योग 16 है, तो संख्या ज्ञात करें। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि जो इकाई और दहाई के अंक लिए गए हैं वो सैकड़े के अंक के अनुसार लिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सैकड़े का अंक क्या है। तो हम मान लेते हैं कि सैकड़े का अंक क्या है, x है। इसके बाद देखिए कि जो इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है, यानी ये जो सैकड़े का अंक है x, इसका 4 गुना क्या है इकाई का अंक, तो क्या हो जाएगा ये 4x। इसके बाद देखिए कि जो दहाई का अंक है सैकड़े के अंक का 3 गुना है। ये जो सैकड़े का अंक है इसका 3 गुना क्या है दहाई का अंक, तो हमारा क्या हो गया ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। अब देखिए इसे आपस में प्लस करना है, यानी अंकों का योग हमें दिया गया है तो हम इसे क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, और प्लस करने पर हमें वैल्यू क्या दी गई है 16। अब इसे प्लस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 4 3 7 और 1 8, यानी 8x। 8x बराबर कितना है 16, तो x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी 16/8, इसे कट करेंगे यानी 2। अब देखिए हमें क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर 2 मिल जाएगा क्योंकि x की वैल्यू ही हमें क्या मिल गई है 2, और यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 वैल्यू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6,
और इकाई का अंक क्या है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो क्या आ जाएगा 2 × 4, तो यहाँ मिल जाएगा 8, यानी हमें वैल्यू क्या मिल गई 268। तो ये कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। k का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरणों की प्रणाली kx + 3y = 26 और 21x + k + 2y = 71 + k के असीमित कई हल हों। असीमित कई हल हो यानी अनंततः अनेक हल वाली आपको शर्त पुट करनी है। तो क्या होती है इसकी शर्त, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इसके अनुसार हम वैल्यू को पुट करेंगे तो a1 हमारा क्या है, ये हमारा क्या है a1, ये हमारा है b1 और ये हमारा है c1, ये हमारा है a2 और ये b2 और ये c2, ये पूरा क्या है c2। इसमें वैल्यू पुट करें तो a1 हमें क्या मिला k, a2 क्या है हमारे पास 21 = b1 क्या है हमारे पास, ये b1 3, b2 क्या है हमारे पास k + 2 = c1 क्या है हमारे पास 26 और c2 क्या है 71 + k। इसके आगे यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से ही चेक करते हैं। तो मान लो पहले हमने k = 9 को चेक किया, तो हम क्या रखेंगे यहाँ 9/21 = 3/k + 2, तो k की वैल्यू हमने क्या माना है 9 + 2 = 26/71 + k, k की वैल्यू हमने क्या माना है 9। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, 9/21 3/11 26/71 और 9 कितना हो जाएगा 80। अब देखिए यदि आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कट रहा है तो कैंसिल कर दें 3/7, इसके बाद नहीं कैंसिल हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, बराबर में सेम वैल्यू चाहिए, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी k = 9 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब सेकंड वाली वैल्यू से हम इसे चेक करेंगे, यानी k = हम 7 लेते हैं। अब 7 जो है इसमें हम पुट करें तो कितना आएगा 7/21 = 3/7 + 2 = 26/71 + 7। तो यहाँ पर कितना कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, कितना आएगा 1/3, तो यहाँ पर 1/3 आ गया = 3/9 = 26/71 और 7 कितना आ जाएगा 78। ये भी कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, कितना आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पर आप देखिए ये भी, इसे 26 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 = 1/3 = 1/3, ये हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है, यानी इस शर्त के अनुसार हमें सारी वैल्यू बराबर मिल रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, यदि आपको ये असीमित कई हल की शर्त याद नहीं रहती तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसे मैं क्लियर कर देती हूँ। तो आपको समीकरण क्या दिए गए हैं, 2 समीकरण आपको दिए गए हैं, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करें कि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको k की वैल्यू ये दी गई है, तो आप ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा वही आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया k = 7, तो k = 7 हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 7 रखेंगे, तो 7x + 3y = 26, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। क्योंकि हमें यहाँ पर मालूम था k = 7 की वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है तो हमने k = 7 लिया है, पर आपको एग्जाम में मालूम नहीं होगा कि कौन से ऑप्शन से आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो आप फर्स्ट ऑप्शन या किसी भी ऑप्शन को आप ले सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये वैल्यू ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिल गया आपको, 7x + 3y = 26। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 21/6 सेकंड वाला जो हमारा समीकरण है, प्लस k की वैल्यू क्या है हमारा 7 और 2 कितना हो गया 9y = 71 + k की वैल्यू क्या है 7, तो हमें क्या मिल जाएगा 78। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है तो आप 3 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7x + 3y = 78। अब जो यहाँ पर 3 है तो इधर इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7x + 3y
इक्वल टू 78/3। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 26। आप देख सकते हैं आपका जो ये सेकंड समीकरण भी ये सॉल्व हो चुका है, यानी आपका ये दूसरा समीकरण भी इसके समान मिल गया, यानी फर्स्ट वाले के समीकरण के समान मिल गया, यानी हमारे k इक्वल टू 7 वैल्यू इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड कर रही है। यही हमारा आंसर होगा। कौन सी नंबर में? सेकंड ऑप्शन में। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको वर्गमूल ज्ञात करना है किसका? इस वैल्यू का। ये इतनी आपको वैल्यू दी गई है, इसका आपको वर्गमूल बताना है। पर देखिए हमें इकाई अंक में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो आपको स्क्वायर में आपके 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पर हमें इकाई अंक में 1 मिलता है? तो एक तो 1 स्वयं हो जाता है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 1 मिल जाता है। एक होता है 9 जिसका स्क्वायर करने पर 81 आता है, यानी इकाई अंक हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यू फिर मिल सकती है हमें? 1 यानी ये वाला 1 और 9, ये हमारे ऑप्शन अभी कैंसिल हो गए। तो अब बचे क्या? 1 और 3rd। इन ऑप्शन में से आप कैसे जानोगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है? तो आप 1999 के करीब कोई वैल्यू देखिए जिसका स्क्वायर होता है। तो हम ले लेते हैं 2000, इसका स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और यहाँ पर 3 जीरो है तो क्या आ जाएगा? 6 जीरो आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वैल्यू हमें स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हुई है, तो जो वैल्यू हमें दी गई है उससे बहुत ही ये छोटी है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन पहले ही कट हो चुके हैं, अब हमारा ये भी कैंसिल हो चुका। तो बचा हमारे पास कौन सा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो हमारा यही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब आपको इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन नहीं है? तो आप इसे कैसे पता करेंगे? ये जो 343 है ये किसका घन होता है? 7 का, यानी 7 का क्यूब। क्या होता है? 343। अब सेकंड में आप देखिए यहाँ पर कितना है? 27,000। तो ये 27 बस लीजिए, यानी 27 लीजिए, तो ये किसका होता है? 3 का क्यूब होता है। और 000 यानी क्यूब है तो हम 3 जीरो का 1 जीरो लेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 30 का क्यूब, यानी 30 का क्यूब क्या होता है? 27,000 यानी 27,000। ये किसी का क्यूब नहीं होता, ये थर्ड वाला ऑप्शन किसी का क्यूब नहीं होता। इसके बाद आते हैं फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ क्या है? 64 किसका होता है? 4 का, यानी 4 का क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 64। तो ये 4 का क्यूब हो गया, 000 का 1 जीरो आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? 40 का क्यूब। तो ये हमारा 64,000 क्या हो गया? 40 का क्यूब हो गया। आप देख सकते हैं ये 1, 2 और 4 ये क्यूब बन रहे हैं, ये हमारा नहीं बन रहा, तो यही हमारा आंसर होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18th क्वेश्चन हमारा क्या है? ये संख्या आपको दी गई है और इसे आपको मानक रूप में बताना है। तो इसे कैसे लिखेंगे आप? 7 × 10 की पावर 4 है तो क्या लिखेंगे? 7 और ये आप 4 जीरो ले लीजिए, प्लस 6 × 10 की पावर 3, 6 और 000, प्लस 5 × 10 की पावर 3 तो 5 और ये 000, प्लस 4 × 10 की पावर 1 तो क्या? 4 और 0। आप देखिए 5 × प्लस 5 × 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि a की पावर 0 यानी कोई भी वैल्यू यहाँ पर दी गई हो इसका मान क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पर 5 आ गया और प्लस में 3। आप तो सबसे पहले आप इकाई अंक वाली वैल्यू को प्लस करें तो 5 और 3 8 और यहाँ पर क्या है? 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। इसके बाद सेकंड वैल्यू क्या हमारी? 4 और यहाँ पर कितने हैं? 0 है, ये तो आ जाएगा यहाँ पर 4। इसके बाद थर्ड वैल्यू चलते हैं तो क्या बचा है यहाँ पर? 0, 0, 0, तो आ जाएगा यहाँ पर 0। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है? 5, यहाँ पर कितना है? 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0, तो 5, 6, 11, 11 का 1 आ जाएगा, कैरी 1। इसके बाद क्या बचा हमारे पास? 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब आप ऑप्शन में चेक करिए कि ये वैल्यू क्या आपको दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल रही है पर आपको पॉइंट में वैल्यू दी गई है, तो आपको इस वैल्यू को इस ऑप्शन के अनुसार बनानी है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको 10 की पावर 4 करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे जो आपको ऑप्शन में दी गई है तो हमें ये वाली वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, 81048, यानी ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जानी चाहिए। आप सॉल्व करके इसे देख भी सकते हैं। जैसे कि हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो क्या है 81048, क्योंकि 4 अंक के बाद दशमलव है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिख के 4 0 लगाएंगे। अब 10 की पावर 4 है तो यहाँ पर 4, क्योंकि 4 0 ही है तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना मिल जाएगा हमें, 81048। आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। तो यानी इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, हल कीजिए 4 की पावर 2x इक्वल टू 1/128। 4 की पावर 2x इक्वल टू 1/128। क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, ये बटे के रूप में है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हम आधार सेम करना है। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का 128। क्योंकि हमें आधार सेम करना है तो हम क्या करें, क्या आप इसकी 4 की पावर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7। तो आप इसे लिखें 4 की पावर 2x इक्वल टू माइनस 2 की पावर 7। तो क्या हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 2x इक्वल टू माइनस का 2 की पावर 7। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4x इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 7। अब देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू में क्या है, दोनों तरफ आधार हमें सेम मिल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम आधार सेम है तो हम ये जो पावर की वैल्यू है तो इसे बराबर में लेंगे तो 4x इक्वल टू ये माइनस आएगा, क्योंकि आधार में जो सेम है वो 2 है, प्लस और माइनस दोनों ये अलग अलग है। तो माइनस का क्या आ जाएगा, 7। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, -7/4। तो कौन से ऑप्शन में है ये, फोर्थ ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, -a/b इंटू c/d इक्वल टू 1। तो c/d की वैल्यू ज्ञात करना है आपको। -a/b इंटू c/d इक्वल टू 1। क्योंकि हमें c/d की वैल्यू चाहिए तो हम इसे एक साइड रखेंगे। c/d इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, -a/b। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये b/-a, यानी c/d की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, b/-a। तो अब आप ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पर क्या है, -a/b, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमारा गलत है। यहाँ पर b/a, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें माइनस में a मिल रहा है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, -a/b का व्युत्क्रम। तो इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। -a/b का व्युत्क्रम क्या होगा, b/-a। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें वैल्यू क्या मिल रही है, b/-a। बस हमें यही तो चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि -a/b है तो ये भी हमारा गलत आंसर। तो कौन सा सही आंसर है हमारा, थर्ड वाला। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो प्लीज आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, जरूर समझ में आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं। हमने तो आपको समझाया है इसलिए हमें ज्यादा टाइम लगा, आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। प्लीज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।